आदाब नाजरीन, सियासी टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान KB जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, हैदराबाद शहर में यूँ तो आए दिन मुख्तलिफ शोज़ होते हैं और साथ साथ प्लेस का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। उस लिहाज से मुंबई से आए हुए बहुत ही शानदार प्ले जिसको आपके बीच पेश कर रहा है ब्लैक बॉक्स कंपनी, यानी बड़ा ही दिलचस्प नाम है कौन सलीम किसकी अनारकली। इस टाइटल के ज़रिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है और इस प्ले के राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर हसन जैदी साहब और साथ में बड़ी ही सीनियर मोस्ट अदाकारा जिनको आपने टेलीविज़न की दुनिया में देखा और बहुत सारे मुख्तलिफ किरदार करते हुए देखा, लेकिन ये इस प्ले की बहुत अहम अदाकारी निभा रही हैं विभा छिब्बर जी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। बड़ी खुशी हो रही है आज आप लोगों ने हमारे इस शो के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, कीमती समय दे रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रगुजार हम आपके हैं, सियासत के हैं कि हमें ये मौका मिला और हम यहाँ बैठे और आपसे गुफ्तगू कर पा रहे हैं इस खूबसूरत शहर में, नवाबों के शहर में, निज़ामों के शहर में अपनी उर्दू ज़बान जो और प्ले लेके आए हैं। तो ये बहुत अच्छा मकाम है और वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर दिस। आप क्या कहना चाहेंगी ऑडियंस के लिए? मैं पहले भी इस शहर में नाटक लेकर के आई हूँ और बहुत ही बेहतरीन हमें रिस्पांस मिला है, कमाल का रिस्पांस मिला है। बहुत ही खूबसूरत ऑडियंस है, कमाल की ऑडियंस है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब मुझे प्ले लेकर आए हैं कौन सलीम किसकी अनारकली। सबसे पहले मेरा जो सवाल है जी, इस प्ले के मुताल्लिक बड़ा ही दिलचस्प नाम रखा है क्योंकि आप राइटर है, प्रोड्यूसर हैं जी। और प्लस बड़े ही दिलचस्प शख्सियत दिखती हैं हसन जैदी साहब, आपने कहा। वैसे हमें ये बताइए कि पहला जो मेरा सवाल है कौन सलीम किसकी अनारकली जी, इस टाइटल के ज़रिए आपने जो प्ले लिखा है जी, इसकी अहम वजह क्या है? क्योंकि अनारकली, सलीम, ये सारी चीज़ें तो हम देख चुके हैं। भाई देखिए, वजह नहीं है, वजूहात है। अच्छा। सलीम और अनारकली मोहब्बत के वो परचम हैं जो हर दिल में लहराए हैं बचपन से, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक आदमी, एक औरत, एक आम इंसान की भी है। हम सब जितने लोग हैं हमारे अंदर या तो सलीम है या अनारकली है। आजकल के ज़माने में वो सलीम और अनारकली किस हद तक पाकीज़गी में ज़िंदा है, जहनियत में ज़िंदा है और अमल में ज़िंदा है, ये सवाल हम अपने प्ले के साथ कर रहे हैं, अपने प्ले के मुतालिक, अपनी कहानी से। ये टाइटल क्योंकि मोहब्बत ज़िंदा है और ज़िंदा रहनी चाहिए, उसको निभाने में इस दुनिया का ये जो आजकल का माशरा है इसमें किस तरह की रुकावटें आती हैं, आपका ज़मीर कहाँ कहाँ आपको रोकता है, कहाँ कहाँ इजाज़त देता है। जो आम इंसान अपनी ज़िंदगी सुकून से और मेहनत से और ईमानदारी से निभाना चाहता है, क्या वो निभा पाता है? अगर वो कुछ गलत करता है तो वो क्यों करता है, उसकी मजबूरियाँ क्या होती हैं? ये सारे मौजू और लेकर एक कहानी पिरोई है हमने। बहुत अच्छे किरदार रखे हैं, हम नवाबों के ज़माने में इसको लेके गए और इस पूरी कहानी में जो अमीर हैं और जो गरीब हैं उन दोनों के लिए हमने देखा है कि हालात तो सेम होते हैं लेकिन रूल्स उनके लिए अलग होते हैं। अमीर कई चीज़ें कर जाते हैं, गरीब बेचारा कई जगह फंस जाता है। मोहब्बत वो भी करते हैं, मोहब्बत ये भी करता है, कौन किस तरह निभा पाता है, ये कहानी हम आपके सामने लेके आए हैं। जो डिवाइड है बिटवीन द रिच एंड पुअर, और हम कोई बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको एक एहसास दिला के जाएंगे हंसाते हुए, क्योंकि हंसते हंसते सब हो जाता है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम हंसाते गुदगुदाते हुए कौन सलीम किसकी अनारकली आपके अंदर जगाते हुए निकल लें।
लेकिन एक सवाल है हमारे हसन साहब कि सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक के इस दौर में जी इस तरह की कहानी जी चल पाएगी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, बड़ा जी। पुराना है। जी आज की जनरेशन को क्या हम कैप्चर कर पाएंगे, एक सवाल बनता है। भाई देखिए, बिल्कुल कर पाएंगे आप। अगर अच्छी कहानी कह रहे हैं ना, तो हर चीज़ का बेसिस जो है वो कहानी है। आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे रील बन रही है, तो वो भी कुछ कहना चाह रहा है। अगर उसमें फ़िल्टर अच्छा लगा है, अगर उसमें म्यूज़िक अच्छी लगी है, तो वो बात आप तक वाज़े हो रही है, पहुंच पा रही है। उससे पहले ये था कि अगर कोई टेलीविज़न शो है जो चल रहा है, उसमें जो कहानी कही जा रही है वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वरना वो फेल है। अगर आप अपनी कहानी से सच्चे हैं, उसकी अदायगी में आप पुख्ता हैं और सच्चे हैं, और आप एंटरटेन कर रहे हैं, इन दी एंड वी आर ऑल एंटरटेनिंग, तो वो कहानी क्यों नहीं चलेगी? उस कहानी का चलना ज़रूरी है। और कोई बहुत दुनिया से बहुत अलग, इस ज़मीन से बहुत अलग, हमारे मुल्क से, माशरे से बहुत अलग कहानी नहीं है, बिल्कुल दिल की कहानी है। आप अपनी कहानी कैसे कहते हैं, किस तरह उसको पर्दे पे लाते हैं, स्टेज पे लाते हैं, वो जिम्मेदारी आपकी है। हम लोग कई बार अपनी ऑडियंस को ना, वी डोंट गिव देम ड्यू क्रेडिट। बहुत समझदार, बहुत अच्छा जहन रखने वाली, बहुत इमोशनल ऑडियंस है हमारे मुल्क की, उर्दू बोलने वाली, हिंदी बोलने वाली, वो समझते हैं। हम वो लोग हैं जो क्रिकेट मैच जब हो रहा होता है तो सब एकजुट हो जाते हैं। हम बहुत इमोशनल लोग इस तरह भी हैं कि हम एक सीन देख के रोने लगते हैं, तो हमारे अंदर वो सब जिंदा है। तो वो शक कभी अपने दिल में नहीं लाना चाहिए कि यार ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। भले ही हम इस कहानी को नवाबों के दौर पे ले गए हैं, हम उस तरह से पेश कर रहे हैं, लेकिन जिन जज्बातों का जिक्र है, या जो एक वो तबका जो अमीर का है, एक वो तबका जो गरीब का है, जो आज भी है, जो आज की भी जो सच्चाई जो है। सियासत तब थी वो आज भी, मतलब जिस तरह से है कि अमीर हमेशा गरीब को दबाता है, और अमीरी की जो कुछ भी गुनाह कर ले लेकिन वो पैसों के दम पर उनकी जो है वो चीज़ें दब जाती है, वो आज भी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से रिलेट। नहीं, लेकिन विभा जी आप भूल रही हैं, आप इस प्ले में काम कर रही हैं और ये प्ले में एक अहम भूमिका निभा रही है, तब आप ये अल्फाज कह रही हैं। मेरा जनरल सवाल था, क्योंकि आज की ऑडियंस को हम कैप्चर करना है या फिर उनको टारगेट करना है, तो जी, नए नए ऑडियंस के समझे। मद्देनजर हाँ, नहीं से, नहीं, जी। आपने बड़ा अच्छा जी। जवाब दिया। देखिए, अमीरी गरीबी तो हर दौर में रहती है, ऐसी बात नहीं है, जनरेशन चाहे बिल्कुल। चेंज होती रहे। लेकिन एक मेरा जो सवाल था जनरली, मतलब कुछ और भी टॉपिक हम चुन सकते थे, तो उस लिहाज से तो बहरहाल एक बात और हसन साहब के, ये जो टॉपिक आपने चुनी जी। उसके पीछे एक फलसफा ये भी हो सकता है कि आप अपनी तारीख को दोहराना भी चाहते हैं। सलीम, अनारकली, इसको कई लोग भूल ना बैठे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको ना भूलें। और भाई तारीख जो है वो तारीख हमेशा मेरे ख्याल से रिपीट ही हुई है। हाँ, आप चाहे फैशन के लिहाज से देख लें, चाहे आप गानों के लिहाज से देख लें, खानों के लिहाज से देख लें, हर चीज़ रीहैश करके आपके सामने आ रही है। बेशक सही है बात ना? जो बेसिक मुद्दा था वो तो वही का वही है। अब आजकल की ऑडियंस जहाँ तक कह लें, जो हमारी कहानी का पर्सपेक्टिव कह लें, मोहब्बत है। मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती है। क्या बात। मोहब्बत सबके दिल में है। आप जितना भी कोई इंग्लिश गाने पे यो करके डांस कर लें, एक अच्छा शेर अगर कोई कह दे तो उस पे सब खामोश भी हो जाते हैं और मुस्कुरा भी देते हैं, सही बात है। है ना? तो वो आइडिया है और उसका रियलाइजेशन भी है कि ये है। और आजकल की ऑडियंस जो है वो बहुत जल्दी में है। मतलब वो एक ये दौर आ गया है कि ये अच्छा लगा, ये इधर किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, लेकिन जो अच्छा लगा उस पर यूं हो जाता है। ये यकीन जो है ये जिंदा रहना चाहिए, और वो अगर आप देंगे तो लोग लेंगे, मुझे यकीन। बिल्कुल। चलिए विभा जी, आप अपने बारे में बताइए। वैसे तो आपने बहुत सारे सीरियल्स किए, बहुत सारे प्लेस किए हैं, लेकिन आप इस वक्त जो फिल्में बहुत सारी फिल्में भी की हैं, बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, तो लेकिन अभी जो प्ले में जो आप कौन सलीम किसकी अनारकली में आप जो रोल निभा रही हैं, उसके बारे में पहले बताइए। जी, मैं इसमें बेगम साहिबा का रोल निभा रही हूँ। ये नवाब साहब है और मैं बेगम साहिबा हूँ। हालांकि मतलब ये मेरे बेटे जैसे हैं। पर्दे पे हो जाता है, ये सब नाटक में किया जा सकता है। जी, जी। मेरे बेटे के बहुत अच्छे दोस्त हैं ये। अच्छा। जी, जी, उन्हीं के जी। जरिए मिले हम। जी। तो मुझे जब इन्होंने अप्रोच किया कि ये नाटक कर रहे हैं और उसमें ये कैरेक्टर है आपका,
तो मुझे जिस तरह से उन्होंने उस कैरेक्टर को पिरोया है, जिस तरह से उस कैरेक्टर को रखा है, वो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा एज एन एक्टर। और मैं नेशनल स्कूल ड्रामा से हूँ। मैं भले ही अभी मतलब लाइक 24 आवर्स में थिएटर नहीं कर रही हूँ, मैं फिल्म्स कर रही हूँ, टेलीविज़न कर रही हूँ, लेकिन थिएटर के लिए सब कुछ है। मतलब अभी भी मैं शूटिंग छोड़कर यहाँ शो करने आई हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़िंदा रखता है, ये मुझ में ताकत देता है, ये मुझे खुशी देता है। और इसलिए ये, और जब इन्होंने ये मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और एक एक्टर को एक भूख होती है अलग अलग तरह के किरदार निभाए वो, और उसमें एज एन एक्टर आपको करने के लिए बहुत कुछ था, बहुत मज़ा था। और जिस तरह से प्रेजेंट किया है, जो हमारे डायरेक्टर बताएंगे, जो उनका जो स्टाइल है, जिस स्टाइल को उन्होंने इस प्ले के थ्रू जो दिखाया है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और दूसरा मेरा जो रहता है कि जब आप यंगस्टर्स के साथ काम करते हैं, आज के ज़माने के बच्चों के साथ काम करते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि ये पीढ़ी बहुत आगे है। तो इंटरनेट का ज़माना है, तो हम लोग तो बस किताबें पढ़ा करते थे, हमको जहाँ से नॉलेज जितनी बुक्स मिल जाती, लेकिन ये बच्चे आजकल दुनिया भर की नॉलेज इनके पास है, तो बहुत सीखने को मिला। और एक फिर से वो एनर्जी आ जाती है आपके अंदर, और बहुत ही मज़ेदार किरदार है। और हमारा जो प्रोसेस था वो भी बहुत मज़ेदार था। तो लेकिन एक बात है विभा जी, आप बहुत सारी फिल्में कर चुकी हैं और बहुत सारे सीरियल्स, मतलब बहुत सारे चैनल्स पे आप दिख चुकी हैं। उसके बावजूद भी आपने बताया कि जो थिएटर की भूख है जी, वो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को खींच लाती है। जी। देखिए, मैं 1986 पास आउट हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और फिर उसके बाद लगातार थिएटर, तब से लेकर अब तक आप लगा लीजिए शायद 38 ईयर्स हो गए, थिएटर कभी रुका नहीं। मुंबई आकर के भी मैं नादिरा ज़हीर बब्बर, उनके साथ भी आई थी हैदराबाद में, उनके साथ मैं लगातार प्लेस करती हूँ। मेरा खुद का एक थिएटर ग्रुप है, फंटूश प्लेयर्स। मैं उसके साथ मैं वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हूँ एज एन एक्टिंग टीचर, बच्चों के साथ काम करती हूँ, प्ले प्रोड्यूस करती हूँ, डायरेक्ट करती हूँ, एक्ट करती हूँ। तो ये लगातार चलता रहता है, और उसके बीच में मुझे ये एक मौका मिल गया, तो इसे भी नहीं छोड़ा हमने। तो चलिए, काम करने का जो ढंग है, देखिए प्ले का ढंग बिल्कुल वन टेक वरना घुटने टेक। जी जी। और अगर आप मान लीजिए फिल्म की बात करें तो वहाँ रीटेक चलता है, बिल्कुल। सीरियल्स में भी रीटेक चलता है, तो बड़ी अहमियत होती है प्ले की। लेकिन आज की जनरेशन प्लेस को धीरे धीरे भूलती जा रही है। इस बारे में आपके क्या विचार है, क्या ख्यालात हैं? सॉरी, मैं इस चीज़ को डिनाई करना चाहूँगी कि आज की जनरेशन, जो जनरेशन चाहती है कि मैं मतलब एकदम से ही हम छलांग मार लें, तो लेकिन उनको बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि वो गलत किया है। कई कुछ लोग कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन मैं जनरली देखती हूँ, मेरा थिएटर ग्रुप है, लोग आते हैं, और जो नए नए बच्चे शहरों से मुंबई आते हैं और वो एक्टर बनना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि सीढ़ी हमारा थिएटर ही है, थिएटर से ही हम सीखेंगे। मतलब मुझे तो बहुत सारे बच्चे मिले जो मेरे साथ एक्ट करते हैं सीरियल्स में, फिल्म्स में, तो कोई ना कोई, मतलब मुझे कम से कम अगर 15 की कास्ट है तो 10 ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनका थिएटर बैकग्राउंड है, क्योंकि सब अपने अपने शहरों से स्कूल में, कॉलेज में, या अपने जो भी शहर के थिएटर ग्रुप है वहाँ से करके आए हैं। उनको थिएटर की अहमियत मालूम है। जैसे आपने बोला वन टेक, बहुत खुशी होती है कि जिन लोगों ने थिएटर किया है वो वन टेक आर्टिस्ट कहलाते हैं, हमेशा कहलाते हैं। बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल सही बात की है। वो क्योंकि हम इतना प्ले की एक महीना 2 महीना रिहर्सल करके हमें इतनी आदत पड़ गई है, हम किस तरह से उसको लाइंस को जल्दी से याद करें और एक्सप्रेशंस हम राइट दें। ठीक है, शुरू में समझ में आता है कि कैमरा है, ये एंगल है या वो एंगल है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसमें मंच जाते हैं तो वो वन टेक आर्टिस्ट है, क्योंकि जो ऑडियंस के सामने लाइव कर गए वो फिर मुझे लगता है कि सब सीख गए। लेकिन आज की जनरेशन वाकिफ़ है इस चीज़ से, वो थिएटर के प्रति आकर्षित है। और मुंबई जैसे शहर में, जो इतना महंगा शहर है, और लोग यहाँ पर फिल्म्स या टेलीविज़न ही करने आते हैं, वो भी बहुत सारे बच्चे हैं। आराम नगर करके एक जगह है, अगर आप वहाँ चले जाएं तो रोज़ शाम को थिएटर हो रहा होता है, हज़ारों की तादाद में। इट्स एक्चुअली अ कमबैक, जो एक आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया था कि ये एक डाइंग वो होता जा रहा था कि भाई थिएटर उतना नहीं हो रहा है। एक खामखा की सोच है कि थिएटर जो है वो गरीब है और फिल्में और टेलीविज़न जो है वहाँ पैसा है। तो एक ये हल्की सी दुविधा है, परेशानी है कि जिस तरह की स्पॉन्सरशिप्स प्लेस को मिलनी चाहिए थी, और अभी नहीं, काफ़ी अरसे पहले तो इतने बड़े बड़े लोग और इतने एनएसडी से निकले और ये सब अपने थिएटर कर रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को
बहुत ज़्यादा और सपोर्ट करना हाँ। चाहिए था, प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा और सपोर्ट करना चाहिए था। हैविंग सेड दैट, आजकल स्पॉन्सरशिप्स और इतनी सारी नई कंपनीज और सोशल मीडिया के एवेन्यूज इतने खुल गए हैं कि आपके पास इवन इन थिएटर एवेन्यूज ज़्यादा है अपने आप को प्रमोट करने के लिए, फंडिंग करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। अवेयरनेस क्रिएट करना आजकल एक बहुत ज़रूरी काम भी हो गया है और काफ़ी हद तक काफ़ी आसान काम हो गया है। उसने भी थिएटर को हेल्प किया है। Right. नहीं, जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया थिएटर, सब्जेक्ट। तो अब ये एक वक्त आया है कि वो थिएटर धीरे धीरे वापस आ रहा है, उसकी क्राफ्ट वापस आ रही है। एंड थिएटर सिर्फ एक प्ले नहीं है जिसमें पुराने ज़माने के, और वो भाई शुरुआत वहाँ से हुई कि चाहे वो सत्यजीत रे साहब हों, मंतो साहब हों, शेक्सपियर हों, डारियो फो हो, इन सब के प्लेस किए जाते थे। लोगों ने अब उसको एक इतना अच्छा कैनवस दिया है कि उसमें हर तरह के रंग, म्यूजिकल्स हो रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी इतनी यूज़ की जा रही है थिएटर में। तो थिएटर टू जस्ट परसीव कि थिएटर ऐसा होता है, वो परसेप्शन टूट रहा है, लिमिटलेस हो रहा है। तो वो वाला नज़रिया हमको और वो ये नए बच्चों ने हमको दिया है। मतलब मैं भी नए बच्चे कहूँगा, मैं जैसे इनका बहुत जूनियर हूँ, लेकिन मुझसे आई एम 45 ईयर्स ओल्ड नाउ, मुझसे भी बहुत जूनियर हैं जो आए, तो मैं 22 साल पहले मुंबई आया। नहीं, लेकिन एक बात है हसन साहब कि ये जो ऑडियंस है वो टारगेट ऑडियंस ही रहती है, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया काफी वसी होती है। बिल्कुल, आप जानते हैं शाहरुख खान की कोई फिल्म आ जाए या फिर सलमान खान या अक्षय कुमार, ये फौरी तौर पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप प्ले लेके आते हैं तो काफी जूझना पड़ता है, क्योंकि हम भी उसी फील्ड से है, आपकी फील्ड से, तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। जैसा आप बताया कि स्पॉन्सरशिप का बहुत बड़ा मसला है। अगर आप देखिए कोई अगर इसमें कोई ग्लैमर वाला शख्स हो जाए शो में, तो फौरी आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, उसको रिटर्न्स बैक स्पॉन्सर को मिल जाते हैं। अभी आप इतना अच्छा प्ले लेके आए हैं, बड़ा दिलचस्प नाम है, मुझे खुद खुशी हो रही है कि भाई वाकई आपने बड़ा अच्छा नाम चूज किया है। कौन सलीम किसकी अनारकली, बिल्कुल बिल्कुल है ना। देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब हमको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जैसे मैंने फिल्में भी की हैं, कर भी रहा हूँ, टेलीविज़न भी किया है, कर भी रहा हूँ, प्ले किया है, कर भी रहा हूँ और करूँगा। हम किस चीज़ से क्या तवक्को रखते हैं? जब हम फिल्म कर रहे हैं तो हमको पता है कि मेरी जो ये फिल्म है, इतने सारे लोग देखेंगे, इसमें सनी देओल है या शाहरुख खान है या मैं हूँ या कौन है, तो उससे मुझको ये हासिल है। जब मैं टेलीविज़न करूँगा तो मुझे पता है कि ये डेली अखबार जैसा है, इसमें खूब पैसा है, आज का जो सीन आएगा जो मैंने बहुत अच्छा किया है वो कल लोग भूल जाएंगे, वो हसन जैदी को नहीं, उस किरदार को याद रखेंगे जो उस किरदार का नाम था। ठीक है, सो व्हेन यू वर्क एज अ प्रोफेशनल एक्टर, खासतौर पे बम्बई में, तो ये आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। आप अपनी तवक्को सही रखिए कि जब मैं प्ले लेके जा रहा हूँ तो मेरा मकसद क्या है। क्या मैं इससे पैसे कमाना चाहता हूँ? नहीं। क्या मैं इससे बहुत मशहूर होना चाहता हूँ? नहीं। ये इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं इसमें ग्लैमर नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं किसी और वजह से, जो मेरी अब इस मेजोरिटी पे आके एक जो मेरी भूख है लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने की, ट्रैवल करने की, और लोगों से मिलने की, जो थिएटर कर रहे हैं उनसे जाके बातचीत करने की अलग अलग शहरों में, वो पूरी यहाँ से हो रही है, जो ना टीवी कर सकता है ना फिल्में कर सकती है। वो मुझे ये नहीं दे सकती, वो मुझे ये थ्रिल नहीं दे सकती। तो ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है। नहीं, लेकिन आज का जो यूथ आता है जी, उसका जो ड्रीम होता है, हाँ, वो आए, एवरीबॉडी वांट्स टू बी फेमस, हाँ, स्टार बन जाए। तो लेकिन वो ठीक और है। देखिए और एक बात यह है कि हमारे पास जो आजकल मोबाइल आ गया है जी, उसके जरिए तो आप रातों रात फेम भी हो सकते हैं। बिल्कुल। कोई एक चीज आपका कंटेंट चल पड़ा, आप निकल गए। बिल्कुल तो लोग मेहनत नहीं करना चाहते। आज का जनरेशन जिस तरह विभाजी काफी अरसे से काम कर रही है, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, आज का जनरेशन वैसा नहीं चाहता। वो सिर्फ कैमरा ऑन किया, हाँ, शुरू हो गया। अब उसमें उनकी भी गलती नहीं ना। देखिए जो 40 साल 42 साल में मैं, या इतने सालों में विभाजी जिस मकाम पे पहुंची, ये बच्चे वहाँ से शुरू हो रहे हैं। हाँ, और जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप को, वालिदैन को, बड़ों को लगता था कि ये ज़माना और ये बच्चे कितने अलग हैं। तो ये तो कुदरती है, हमेशा है हर ना? जनरेशन। ये इसी को प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर प्रोग्रेशन रुक जाएगा तो एवोल्यूशन रुक जाएगा। तो हमें उसको, अपने आप को उस ढर्रे में रख के कंपेयर नहीं करना है, हमें उसके साथ बहुत सहजता से साथ चलना है, उसका हाथ पकड़ के चलना है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। और तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, मेजोरिटी बहुत ज़रूरी है कि फ़र्क मत देखिए।
उसका प्रोग्रेशन, उसका एवोल्यूशन, उसके फ़ायदे देखिए। क्योंकि सोच नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, या आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितना वसी कर रहे हैं, अपने जहन को कितना वसी कर रहे हैं, आप अभी भी सीखना चाहते हैं कि नहीं। एंड यू कैन लर्न एवरीवेयर इन एवरी मीडियम। भाई हमारी बच्ची जिस तरह, हमारी माशाल्लाह बेटी है नाइला 11 साल की है, वो हमको समझाती है कि फ़ोन में कैसे क्या होता है। अब मैं अगर उसको डांट के कह दूँ कि चलो तुम फ़ोन रखो, बिल्कुल नहीं, तुम हमें मत बताया करो, तो मेरी लर्निंग वहीं रुक गई। सही बात या है। मैं सब सीखता चला गया और मुझे भी मालूम है अब दिस ओनली द न्यू जनरेशन विल गिव यू, ये क्रेडिट आपको उनको देना पड़ेगा। सही बात, बिल्कुल। तो बहरहाल बड़ी अच्छी आप लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन वक्त का पता ही नहीं चल रहा अरे है, नहीं, क्योंकि देखिए हमारे साथ बहुत लंबा क्रू है। जी, आपके जी, साथ साथ डायरेक्टर साहब बिल्कुल, भी बिल्कुल, हैं बिल्कुल, बिल्कुल, और भी सबको। को आर्टिस्ट हैं। तो बहरहाल गुफ्तगू के सिलसिले को हम यहाँ पर रोकते हैं। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद और बहुत सारे आर्टिस्ट और डायरेक्टर साहब के साथ।